स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सुब्री बड्डी, आज का जो एडिटोरियल डिस्कशंस है बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप एक चीज़ का छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। आप अगर मैगज़ीन भी फॉलो करते हैं, मैगज़ीन से भी, हालांकि मैगज़ीन तो करना ही चाहिए, और वीडियो करने से होता क्या है कि मैगज़ीन और वीडियो के कंटेंट आपस में लगते हैं रिपीट होने, तो हमारा रिवीजन भी हो जाता है, हमें बिना रिवीजन किए भी, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, तभी ये वीडियो रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि 1 से 2 दिन बाद जो कंटेंट होते हैं वो स्किप हो जाते हैं हमारे माइंड से, और बिल्कुल हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है कंटेंट के बारे में और करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर की उपयोगिता एग्ज़ाम में कितना है बिल्कुल बताने वाली बात है नहीं। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बाद ये फील हो जाता होगा कि आज के समय में करंट अफेयर का कितनी बड़ी योगदान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है और टॉपिक पहला है दुग्ध संकल्प साथी ऐप, ठीक है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल जो ऐप है, इसके लिए पहला नंबर ये है कि किस मंत्रालय के तहत ये लाया गया है, दूसरा कि कौन सी कंपनी इसको डेवलप की है, ओके, और इसका मोटिव क्या है। ये 3 चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स के लेवल का हमने इसका मुद्दा पूरा कर लिया। बाकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो मेंस के लेवल का है और हमें कुछ जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। डेयरी उद्योग भारत के कृषि परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि भारत जो है दुग्ध उत्पादन में विश्व का पहला कंट्री है, उसके बाद अमेरिका है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना। दुग्ध संग्रह प्रक्रिया में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना इसके विकास और दक्षता को महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और भारी उद्योग मंत्रालय के तहत राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आप याद रखना कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ठीक है, REIL, रेल, ठीक है, इसको आप याद रखना। ये कंपनी ही दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को डेवलप किया है, ठीक है, और किस मंत्रालय के तहत इसको लॉन्च किया गया हमने ये भी बात कर लिया। इसका मोटिव क्या है? दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य दूध संकल्प प्रक्रिया में प्रमुख चुनौतियों से निपटना है। आधुनिक तकनीकी का लाभ उठाकर इस ऐप का उद्देश्य दूध उत्पादन की क्षमता, पारदर्शिता और समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस ऐप के प्रमुख लक्ष्यों में से, जैसा कि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा हाईलाइट किया गया है, डेयरी उद्योग में संचालन को सुव्यवस्थित करना है। तो समझ गए। भारत की भाषाई विविधता को पहचानते हुए मोबाइल ऐप अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु और अन्य सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। यह बहुभाषी समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि व्यापक श्रेणी के हितधारक ऐप तक पहुंच प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं और समावेशिता और उपयोग को आसानी से बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी इसमें जो हमारी देश की जो भाषाई विविधता है ना, उसको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, ताकि क्षेत्रीय लेवल पर और देसी और लेवल पर। सो आई होप कि हमने इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस समझ लिया और इस ऐप का इम्पोर्टेंस समझ लिया और जिस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है उसकी भी इम्पोर्टेंस हमने समझ लिया। सो मेंस का प्रोस्पेक्टिव, उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना देते हैं तो ये जो कंटेंट है आपको ये काम करेगा क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में। लेकिन यूपीएससी सीएससी 2023 का जो पेपर हुआ है, आयोग ने बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड को माइंड किया है और बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया है कि अब आप एलिमिनेशन मेथड के आधार पर क्वेश्चंस को बिल्कुल टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में एक डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रकार से बैकग्राउंड हमने पूरा का पूरा डीप जान लिया और ये प्रीलिम्स के लेवल से हमने यहाँ से बातें कर ली, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दुग्ध उत्पादक का? तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। और विश्व की बात करें तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है। इस बात को भी आप याद रखना, वन डे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि छोटी बात है लेकिन मे भी कभी टच कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, यानी टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया गया। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये न्यूज़ में भी काफ़ी अपना जगह बनाया हुआ, तो इसको भी आप याद रखना। नेहरू मेमोरियल
म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी भारत की एक प्रतिष्ठित संस्था है ने हाल ही में एक विशेष बैठक आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी में बदल दिया गया। देखिए, जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम था ना, अब वो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, ठीक है, के नाम से भी अब जाना जाएगा। तो आप इसको याद रखना, ठीक है, वहाँ पे दे सकता है ये, तो ये नवीकृत नाम क्या है इसको भी आप याद रखना। परिवर्तन के लिए संकल्प की अगर बात करें तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एक लाइब्रेरी सोसाइटी की विशेष बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इस संस्था का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, जो इसके फोकस में बदलाव का प्रतीक है और भारतीय लोकतंत्र में विकसित परिदृश्य को दर्शाता है, ठीक है। नई पहचान की अगर बात करें तो नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी भारत के प्रधानमंत्री की विरासत के व्यापक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, ठीक है। यह उन सभी नेताओं के योगदान को स्वीकार करता है जिन्होंने राष्ट्र के मार्गदर्शन किया है और प्रत्येक प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को सुनिश्चित करते हुए संस्थागत स्मृति का लोकतांत्रिकरण किया है, ठीक है। कार्यकारी परिषद ने एक ऐसे नाम की आवश्यकता की पहचान की जो कि संस्था की वर्तमान गतिविधियों और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता हो, ठीक है। यह भारत के प्रधानमंत्री की विरासत के समग्र कथा प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र द्वारा समान की गई प्रगति और चुनौतियों को भी स्वीकार करता है। तो देखिए, नया नाम का जो लेबल था, पुराने नाम का जो लेबल था, हमने उसके डिफरेंस को जान लिया और इसके बदलाव के पीछे क्या एस्पेक्ट दिखाया गया है, क्या बात कही गई, हमने उसके भी बारे में बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। वैश्विक औसतन तापमान ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाले एग्जाम में ये अपनी उपयोगिता दिखाएगा, ठीक है। सो यूरोपीय सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट यानी ECMWF, अब देखिए इन्होंने ही बताया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर गया है, तो आप इसका नाम शॉर्ट में याद रखना, ECMWF, ठीक है, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए इसका हो जाता है क्योंकि इन्होंने ही डिक्लेयर किया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का सीमा पार कर चुका है वैश्विक तापमान, ठीक है, के अनुसार वैश्विक औसतन तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा जून के पहले दिनों को पार कर दिया है। यह पहली बार गर्मी के महीनों के दौरान 1.5 डिग्री के सीमा को पार किया गया है, ठीक है। अब 1.5 जो डिग्री सेल्सियस तापमान का टारगेट था और 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना था, ये किस समझौते के तहत डिक्लेयर किया गया है? तो वो था पेरिस समझौता, इसको आप याद रखना। 2015 का पेरिस समझौता पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में वैश्विक औसतन तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करने का प्राथमिकता के साथ, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सीमा दैनिक या वार्षिक वैश्विक तापमान के बजाय 20 से 30 वर्षों की अवधि में दीर्घकालीन प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखिए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देने की जो बात कही गई थी, वो पेरिस समझौते के तहत 2015 में कहा गया था। क्वेश्चंस यहाँ से भी कई बार उठा है, स्टेट पीसीएस में, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन कई बार उठा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आने वाले समय में क्वेश्चन आएगा नहीं। देखिए, क्वेश्चंस का रिपीटेशंस का भी नेचर होता है, थोड़ा सा बदलाव करके भी क्वेश्चंस को आपको ट्विस्ट बनाकर दे सकते हैं, इसको याद रखना। 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो रिकॉर्ड रेंज था उसको तोड़ा है। ये किस संस्था ने बताया है? तो यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट, ECMWF, इसको आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, चौथा नंबर टॉपिक है, जुले लद्दाख
क्या है जूले लद्दाख, ठीक है। सो भारतीय नौसेना ने लद्दाख में जूले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ना है। इस पहल का एक आकर्षण यह है कि 500 किमी का मोटरसाइकिल अभियान चलाया जाएगा, जिसे VADM संजय जसजीत सिंह और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से औपचारिक रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। देखिए इसमें क्या है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो निवासी हैं उनको जोड़ना है, उनके बीच में अवेयरनेस पैदा करना है, उनको राष्ट्र के लिए अवेयर करना है और उनको अपने साथ लेकर चलना है और उनको बिल्कुल ऐसा नहीं फील करवाना है कि आप अलग हम अलग। और हालांकि ये होना भी नहीं चाहिए, हमारा राष्ट्र एक है, हम सब एक हैं, तो सबके बीच में विभेद का भावना तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है और एक बहुत अच्छी पहल है, तो याद रखना जूली लद्दाख, ठीक है। जागरूकता को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता का जश्न मनाना। सो लद्दाख में भारतीय नौसेना के आउटरीच कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य नौसेना के अवसरों और योगदान के बारे में स्थानीय आबादी के बीच में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। उनको ये बताना है कि जो सेना है, जो भारत की आर्मी है, उनकी उपयोगिता क्या है हमारे समाज के लिए, स्पेशली फॉर सीमा के जो क्षेत्र हैं, सीमा के जो राज्य हैं उनके लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के अनुरूप नौसेना का लक्ष्य लद्दाख के लोगों में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करना है। विभिन्न आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से भारतीय नौसेना लद्दाख में युवाओं, नागरिक समाजों के साथ जुड़ना चाहती है। नियोजित पहलों में एक मोटरसाइकिल अभियान, प्रसिद्ध नेवी बैंड की विशेषता वाले सिटी सेंटर में एक बैंड संगीत कार्यक्रम और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा शिविर और नौसेना और लद्दाख फुटबॉल क्लब के बीच एक फुटबॉल मैच शामिल है। इस आयोजन का उद्देश्य सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना है, युवाओं को प्रेरित करना है और नौसेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है, ठीक है। मोटरसाइकिल अभियान ने 15 जून को अपनी यात्रा शुरू की और 28 जून तक इसके लेह पहुंचने की उम्मीद है। इस साहसिक अभियान में आधिकारिक नाविकों और उनके परिवार के सदस्य सहित कुल 35 भारतीय नौसेना कर्मी भाग ले रहे हैं। उनकी यात्रा उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों, दुर्गम इलाकों से ले जाएगी, जिससे कि वे रास्ते में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से भी बातचीत करेंगे। तो आई होप आप समझ गए कि ये उपयोगिता क्या है और जगह क्या है और ये कार्यक्रम क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5वां टॉपिक, 17 जून मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण व सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ कम्बैट डिजर्टिफिकेशंस एंड डॉट मनाता है, ठीक है। अगर इसमें पॉइंट की बात करें, जो मुद्दा उठा है, जो बात उठी है, सो मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे जैसे वैश्विक जनसंख्या बढ़ रही है, दुनिया समृद्ध होती जा रही है, ठीक है। भोजन, वस्त्र, पशुओं के चारे की भूमि अधिक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2050 तक 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसकी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2010 के स्तर की तुलना में 2050 तक अतिरिक्त 593 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता पड़ने वाली है। यह भारत के क्षेत्रफल का दुगुना होगा, ठीक है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता और उत्पादकता घट रही है। इसी प्रकार मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस लोगों को भूमि क्षरण के प्रभावों को कम करने के लिए शिक्षित करने पर केंद्रित है। और संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान तैयार किए जाने के बाद इस दिन का घोषणा किया था। तो इसका ये भी टाइमिंग आप याद रखना कि 1995 से ये पहल चल रही है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो SDG के लिए 2030 एजेंडा में पृथ्वी के क्षरण को बचाना शामिल है। SDG 15 का उद्देश्य भूमि क्षरण को रोकना है। देखिए,
अब ये जो पैरा है ना, आप इस पैरे को बिल्कुल ये मत समझना कि बिल्कुल अवेयरनेस के लिए ही है। यूपीएससी सीएससी का जो पेपर हुआ है सीसेट वाला, सीसेट का पेपर का जो नेचर इस बार का हुआ है, बिल्कुल एक अच्छा खासा, वो बिल्कुल प्रसिद्ध पॉपुलर न्यूज को उठाकर सीसेट में डाल दिए हैं, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने कंप्रिहेंसिव वाला क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे जब एस्पेक्ट मिल जाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें। अभी देखिए यूपीएससी सीएससी 2023 का जो पेपर हुआ था, वहाँ पर ऑड इवेंट जो दिल्ली में चलाया जाता है पोल्यूशन के लिए, वो भी क्वेश्चन सीसेट में आया है। अब आप सोच सकते हैं कि सीसेट में क्वेश्चन आया है, जबकि ये कितना पॉपुलर न्यूज था, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी आया है, ठीक है। तो किसी भी न्यूज को आप ये मत समझना कि वो न्यूज है तो हमें इंपॉर्टेंस नहीं है। आप पेपर के जब सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर को देखिए और उसके नेचर को पहचानिए कि आखिर ये कहाँ तक अपने हाथ पैर को पसार रहा है, कहाँ तक हमको चीज़ों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, भारत सरकार ने वैभव फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो क्या है यह? भारत सरकार ने भारत में भारतीय डायस्पोरा वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक के नाम से एक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इस पहल का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों की विशेषताओं को दोहन करना है और विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के अग्रणी क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक को जोड़ने की जो बात कहते हैं, सो वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारतीय मूल के वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकविदों को लक्षित करना है, जिसे एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय, ओसीआई जो कि भारत के प्रवासी नागरिक और पीआईओ जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जो कि अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम भारतीय डायस्पोरा और भारतीय अकादमिक और आरएनडी संस्थाओं के बीच की खाई को पाटने में प्रयासरत हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से भी बनाया जा सकता है। इसमें एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ इन तीनों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये डायस्पोरा के पार्ट में है तो इनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्या मोटिव है? ज्ञान कार्यक्षेत्र और सहयोग। चयनित फेलो जिनकी कुल संख्या 75 है को क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान सहित 18 चिन्हित ज्ञान कार्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। यह क्षेत्र अत्याधुनिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जहां सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन। सो भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है। 27 घंटे से अधिक की सहनशीलता और 50,000 फीट तक की परिचालन क्षमता वाले ड्रोन भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेंगे, ठीक है। अधिग्रहण चीन के साथ बढ़ने के तनाव के बाद आया है और इससे भारत की निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। जो MQ-9 ड्रोन है इसके बारे में देख लेते हैं। सो हंटर किलर MQ-9 ड्रोन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ओवर द क्षितिज लक्ष्यीकरण, हवाई प्रारंभिक चेतावनी और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध सहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में सक्षम है। और स्काई गार्जियन वेरिएंट में 79 फीट की विंग स्पैन है और यह 9 हार्ड पॉइंट्स पर 2155 किग्रा का पेलोड ले जा सकता है। और सी गार्जियन वेरिएंट 30 घंटे से अधिक समय तक उपग्रह के माध्यम से क्षितिज पर उड़ान भर सकता है और उसमें उन्नत खुफिया निगरानी और टोही क्षमताएं हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए। आप इसका नाम याद रखना, ठीक है, 31 MQ-9B, ठीक है, ये आप नाम याद रखना। और जो ये इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, हम इंडिया और चाइना रिलेशनशिप पे भी बात करने वाले, बहुत अच्छा डिटेल लाऊंगा और आपको बिल्कुल वो उसका मज़ा तभी आएगा ना जब आप एक शॉर्ट नोट्स लेके बैठो और उसको छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते रहो। एक बार अगर मैंने कंट्री टू कंट्री का रिलेशनशिप करा दिया
बस आप वीडियो अटेंड कर लेना। मैं श्योर हूँ कि फिर आपको कहीं और से भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं और से किसी रिसोर्स को देखने की आवश्यकता नहीं है कि जो कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप है आईआर का टॉपिक कराएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, सो कंटेंट बनाए जा रहे हैं तो बहुत जल्द आपको लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेलारूस। क्या है ये? देखिए, बेलारूस रूसी सामरिक परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए तैयार है, तो इसलिए न्यूज आया हुआ है, ठीक है। और जो वैश्विक स्थिरता और परमाणु अप्रसार व्यवस्था पर प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करता है। कथित पश्चिमी खतरों और यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों की संभावित तैनाती के जवाब में रूस और बेलारूस के बीच में यह सौदा किया गया है, ठीक है। बेलारूस पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। यह पूर्व और उत्तर के पूर्व रूस और दक्षिण यूक्रेन में और पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया से घिरा हुआ है। बेलारूस एक सत्तावादी राज्य है। तो हमने बेलारूस के बारे में जान लिया। देखिए, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कंट्री का जो नेचर है ना, ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये लैंडलॉक कंट्री है। देखिए, लैंडलॉक कंट्री कौन होता है? ऐसा कंट्री जो कि चारों तरफ से स्थल से जुड़ा हो, ठीक है। स्थल कंट्री से जुड़ा हो, स्थल जगहों से जुड़ा हो, उसे लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। यानी उसके इर्द गिर्द, उसके सीमा पर कोई समुद्र, कोई जल का स्रोत ऐसा न जुड़ा हो, ठीक है, उसको हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो याद रखना, बेलारूस के बारे में बातें आ सकती हैं। और इसके पैरामीटर को अगर देखें तो देखिए, नॉर्थ में रसिया है, ठीक है, साउथ में यूक्रेन है, पोलैंड, ठीक है, और लिथुआनिया है, ठीक है, लातविया है। तो इस तरह से आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकता है। और इसके नॉर्थ के डायरेक्शंस में आप देखेंगे तो ब्लैक सी है, जो कि यूक्रेन के नीचे है। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। इसको याद रखने से होता क्या है कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बिल्कुल डील करने में हमको काफ़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस नीचे मतलब पूछने का नेचर जो आज के समय में है, वो तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखने के बाद ही आप बता पाएंगे कि हमारी जो प्रिपरेशंस है वो किस लेवल पे है और क्वेश्चंस को डील हम किस लेवल पे कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फिश किल, टेक्सास यूएस। क्या है यह? फिश किल जो है नामक एक घटना के कारण दक्षिण पूर्व टेक्सास के समुद्री तटों पर हजारों मृत मछलियां बह गई हैं, जो तब होता है जब पानी में घुलित ऑक्सीजन निम्न स्तर पर मछलियों के दम घुटने का कारण बनता है। तो ये देखिए मेन कारण है जिसको पाके ये क्वेश्चंस, ये न्यूज में ये मुद्दा आया हुआ है। जलवायु परिवर्तन से संभावित रूप में प्रभावित गर्म महासागरों में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, जिससे कि ऐसी घटनाएं अधिक प्रचलित हो सकती हैं। टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में एक राज्य है और यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकी राज्य है, ठीक है। पहला कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। सो पहले चलिए मैं बता देता हूँ। पहला है अलास्का, ठीक है, पहला अलास्का है। सेकंड का हमने नाम देख लिया, ठीक है। तो ये देखिए टेक्सास है, इसको आप याद रखना, ये यूएस है, ऊपर कनाडा है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए। और जो टेक्सास है इससे जुड़ा हुआ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। और इसके अगर हम वेस्ट साइड में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है, ओके। तो ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर देती हैं क्वेश्चंस को डील करने में। तो टेक्सास के अगर हम ईस्ट में देखें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, वेस्ट में देखें तो पैसिफिक ओशन है, ओके। और साउथ में देखें तो पैसिफिक ओशन भी है और मैक्सिको कंट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नॉर्थ में देखें तो कनाडा है, यूएस है, ठीक है। एवरीबॉडी, आज का एनालिसिस कैसा लगा? अब इसमें क्या कमी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। आपका जो कमेंट है हमारे सुधार के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, ठीक है। मैं बहुत जल्द ही इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप लेकर आने वाला हूँ। सो आप जिस तरह से वीडियो को प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखें। और बहुत सारी सीरीज को मैं फ्री इनिशिएटिव के फॉर्म में शुरू करने वाला हूँ, बस आप जुड़े रहिए। और जो भी कमियाँ हो ना, आप उसको नोटिफाई हमारे लिए करते रहिए, वो हमारे लिए काफ़ी सुधार के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। सो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।